हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले एनवायरनमेंट और आपदा प्रबंधन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। दोनों सब्जेक्ट्स पर टेस्ट भी हो चुके हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने वो क्लासेज नहीं की वो क्लासेज जाके कर लें, टेस्ट लगा लें। अब शुरू करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। बहुत मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपने सुनी तो होंगी, देख रहे होगे, लेकिन उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी काम करती है, क्या माइंडसेट था, वो सारी चीज़ें अब आप जानोगे। ठीक है, तो बड़ा ही डायनामिक सब्जेक्ट है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले ये देख लो। तो सबसे पहले तो विज्ञान की परिभाषा ही जानोगे, विज्ञान होती क्या है। फिर टेक्नोलॉजी की परिभाषा जानोगे तो दोनों में अंतर पता चलेगा कि विज्ञान अलग चीज़ है, प्रौद्योगिकी अलग है। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति क्या होती है, क्यों आती है। फिर जितनी भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियाँ आई हैं वो सारी जानेंगे, कब आई हैं, क्या उद्देश्य लक्ष्य था, क्या प्राप्ति थी, और रीजन भी बताऊंगा कि क्यों आई हैं वो सब। तो ऐसे करके आज मेनली हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जितनी भी नीतियाँ हैं और उनके अंतर्गत क्या काम हुआ है। जब वो सारी चीज़ें देख लेंगे तो फिर आ जाएंगे हम कुछ संगठन या संस्थान जो वर्क कर रहे हैं एडवांस साइंस के क्षेत्र में, वो देखेंगे। कुछ मिशन है वो देखेंगे। इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले सिलेबस पर आ जाते हैं कि आपको आइडिया लगे। हाँ, सिलेबस से पहले कल 26 जनवरी थी। 26 जनवरी को एक कूपन दिया गया था 100 रुपये का। किसी भी कोर्स पर वैलिड होगा, कोई भी अभ्यर्थी यूज कर सकता है, चाहे वो अभी एप्लीकेशन पर है चाहे नहीं है। लेकिन ध्यान रखो 27 तारीख 12 नाइट या 11:59 PM, तो 27 तारीख के रात 12 बजे तक ही कूपन वैलिड है। इसके बाद ये कूपन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आपको जिसको भी बैच लेना है वो ले सकते हैं, या आपके टच में कोई भी पर्सन है जिससे भी कोई भी तैयारी करनी है, जो बैच यहाँ चल रहे हैं, तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब सिलेबस पर आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 नंबर में पूछी जानी है। सिलेबस में लिखा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में, ये अलग भाग है। दूसरा है भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकास एवं सुरक्षा में देखोगे, राष्ट्रीय सुरक्षा में, तो ये सारे टॉपिक में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम टॉपिक वाइज बात कर लेंगे। फिर भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, तो जितनी भी नीतियां हैं वो आज देख लेंगे और उन नीतियों के अंतर्गत क्या काम होगा। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तो फिर आप समझ ही जाओगे। जैसे हम बात करेंगे इसरो, तो इसरो क्या करता है, सैटेलाइट। सैटेलाइट में कुछ सैटेलाइट होते हैं नेविगेशनल। नेविगेशनल मतलब जिसमें आप मैप वगैरह यूज करते हो। तो दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग कर रहे हो आपको पता ही चल गया होगा, है ना। जो मैप इसरो का नाविक करके मैप था, तो हर एक चीज़ का रिमोट सेंसिंग है, तो हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का हमारे दैनिक जीवन में तो प्रयोग नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से संसाधन, वन संसाधन कितने हैं, क्या हमारे पास रिपोर्ट आती है ना। ऐसे बहुत सारे, जो टीवी चलता है वो भी सैटेलाइट से चलता है आपका, है ना। मोबाइल कम्युनिकेशन में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इंटरनेट में भी अभी जो लेके आए हैं एलन मस्क, ठीक है, स्टारलिंक, वो भी सैटेलाइट इंटरनेट है। तो इस तरीके से चीज़ें हम टॉपिक वाइज देखते चलेंगे। फिर दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण वो होता है कि टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किसी और देश ने किया है, सारी चीज़ें वो प्रयोग करके बना ली, फिर हमने क्या किया, उनकी टेक्नोलॉजी से अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। तो ऐसी कौन कौन सी स्वदेशीकरण किया गया है, जो ब्रह्मोस है वो स्वदेशीकरण है ना। बहुत सारी चीज़ें, वो सारा चीज़ देखेंगे। फिर नवीन टेक्नोलॉजी का विकास, कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसे करके टॉपिक वाइज चलेंगे। 8 से 9 क्लासेज लगेंगी। हर एक चीज़ हम बहुत डिटेल में कर जाएंगे। हो सकता है 10 भी लगे तो 10 में भी ये कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक हैं, वन बाई वन करके टॉपिक पिक करते जाएंगे हर क्लास में, और बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। हाँ, ये ध्यान रखना जो मैंने कूपन दिया है वो आज के लिए ही, आज शाम तक वैलिड है, तो जैसे भी बैच लेना है वो ले लें। अब विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, तो साइंस का सिंपल सा मतलब समझो, किसी भी चीज़ का व्यवस्थित अध्ययन, पहली परिभाषा है, वो साइंस होती है। किसी भी चीज़ का आप व्यवस्थित अध्ययन करो तो साइंस होती है। इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ लो। साइंस में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़, इसके पीछे ये रीजन है ना। जैसे बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत होता है
प्रतीत समुत्पाद, जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से उसे पता होगा। वो क्या होता है? कार्य कारण सिद्धांत। किसी भी कार्य के पीछे कुछ कारण होता है। तो साइंस यही मान के चलती है कि कोई भी घटना, दुनिया की, प्रकृति की कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे एक रीजन है। बाढ़ आ रही तो उसके पीछे रीजन है, वर्षा हो रही तो उसके पीछे रीजन है, मतलब, और इन रीजनों को इन्होंने प्रूव किया है। और यही साइंस है। किस माध्यम से प्रूव करेंगे? तो ये क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे, इन्हीं चीज़ों से प्रूव करेंगे ना। अब इस साइंस के मामले में चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, मैं वहाँ पीछे चलता हूँ। वैसे तो हम अगर वैदिक साइंस देखें हमारी, तो दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा समृद्ध थी तो हमारी वैदिक साइंस थी। लोग इसको थोड़ा सा, हम लोग ना जो पश्चिमी देश हैं, पाश्चात्य चीज़ें हैं, उनके पीछे प्रति इतना ईगर रहते हैं कि कोई वैदिक की बात कर दे तो उस व्यक्ति को रूढ़िवादी वैसी चीज़ें बोल देते हैं। बट पश्चिमी देशों में कब इसकी शुरुआत हुई उस पर भी मैं बात करता हूँ। पश्चिमी देशों में 14वीं शताब्दी, 14वीं सदी बोल देते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर क्या हुआ? पुनर्जागरण चल रहा था। खासतौर से इटली ले लो, इटली की सीधी बात करते हैं, इटली में, ठीक। और इसी पुनर्जागरण काल के बाद शुरू हुआ था प्रबोधन काल। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, प्रयोग परीक्षण की बात हुई थी, कार्य कारण सिद्धांत की बात हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या था ना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी सुश्रुत जैसे थे, जो शल्य चिकित्सा के थे, है ना, जो केमिकल टेक्नोलॉजी नागार्जुना थे, जो आपका खगोल शास्त्र बरामेहिर, तो बहुत कुछ हमको बहुत पहले से मालूम था। बस वो है कि हमारी किताबों में वो चीज़ एज अ बुक नहीं लिखा गया था, आगे स्टूडेंटों को वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तो वो केवल उन्होंने जो चीज़ की वो उन्हीं तक रह गई, ये था। और उस पर जैसे ही एक टेक्नोलॉजी, सपोज करो 2G आई, 2G क्या हुआ? स्टूडेंटों में ट्रांसफ़र हो गई, तो फिर उस पर आगे रिसर्च होता रहा, चीज़ें होती हैं, तो फिर 3G बन गई। 3G पर कई स्टूडेंट हैं, तो अब हम 6G तक आने हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है। अब सपोज करो बरामेहिर हैं, उन्होंने बुक लिख दी, बृहद जातक, बृहद संहिता। अब ये बुक लिख के इसमें बहुत सारे ऐसी नई नई चीज़ें दे के चले गए हैं जिसका यूज होना था, लेकिन वो आपने क्या किया? अपने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया, तो उसको आगे बढ़ा ही नहीं और उसमें नया इनोवेशन नहीं हुआ। ये हुआ पश्चिम में, उल्टा हुआ। उन्होंने छोटी सी चीज़ खोजी और उसको क्या है, विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो उन्होंने नई चीज़ बना दी। ऐसे चलता। तो विज्ञान क्या है? अवलोकनों और प्रयोगों के माध्यम से प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों का व्यवस्थित अध्ययन। प्रकृति और ब्रह्मांड की जो भी घटना घटित हो रही है, उस किस नियम के तहत हो रही है, क्या है। फल अगर नीचे गिर रहा है तो उन्होंने बोला है गुरुत्वाकर्षण, प्रूव भी किया उसको, है ना। आज उसी गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए ही तो व्यक्ति चांद पर जा पा रहा है। अगर वो नियम नहीं जान पाएगा, उसे नहीं पता है कितना गुरुत्व काम करता है, हमें कितना फोर्स देना होगा किसी रॉकेट को, है ना। जो रॉकेट एक चाल होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ये कहाँ से आएगी, है ना। ये सारी चीज़ों के लिए ही क्या है, हर एक चीज़ का परीक्षण किया गया है और वो फिर किताबों में लाया गया, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? विज्ञान। खोज आधारित है, नए सिद्धांतों की खोज होती है, नए नियमों की खोज होती है। ये तो हो गया विज्ञान, जिसमें नए सिद्धांत एवं नियमों की खोज हो गई और हमने उनको किताबों में लिख दिया। अब प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, नाम सुना होगा, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो प्रौद्योगिकी क्या होती है? यहाँ से जो सिद्धांत खोजे गए ना, सिद्धांत नियम खोजे गए, इन नियमों को क्या करना है? इनका प्रयोग करके कोई उपकरण बनाना, कोई कार्य कर लेना है इन नियमों का प्रयोग करके, वो होता है टेक्नोलॉजी। यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करके जीवन या कार्यों को आसान बनाना। यानी कि ये सिद्धांत है, सिद्धांत ही बने रह जाएंगे। अगर किसी ने बोल दिया फ्रीक्वेंसी ऐसे काम करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐसे काम करती है, इसको ऐसे कर दो, ये चीज़ हो जाएगा। अब लोगों ने रेडियो बना दिया इस रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करके, तो हमारे लिए कितना आसान हो गया, कहीं पे कोई भी प्रसारण हो रहा है हम सुन पा रहे हैं। टीवी बना दी आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? जब टेक्नोलॉजी का खोज हुआ सिद्धांतों का, तो वो साइंस है, और इसके तहत हमने क्या कर दिया, कोई उपकरण बना दिया, कोई भी चीज़ जिससे काम आसान हो जाए जीवन। तो जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसका व्यवहारिक उपयोग। ये चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ, समझ आधारित क्वेश्चन हो, जब समझ बन जाए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसको केवल इसलिए मत पढ़ोगे आपके इसी एग्जाम में आएगी, इसलिए पढ़ोगे इतनी अच्छी समझ बन जाएगी, किसी भी एग्जाम में आगे आए तो आप कर पाओ, ठीक है। अब यह उपयोगिता आधारित है,
मशीनों, तकनीकों और उपकरणों का विकास इसके अंतर्गत आता है। ठीक। अब आ जाते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति। नीति क्या होती है? कोई भी चीज, नीति या पॉलिसी, तो ये किसी भी देश की सरकारें बनाती हैं। नीतियों के माध्यम से वो अपना पूरा विजन रखती हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस क्षेत्र में हम क्या क्या करेंगे और आगे हम क्या देख रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो यह उन निर्णयों एवं दिशा निर्देशों का समूह है जिन्हें सरकार द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को विकसित करने, उसे व्यवहार में लाने और नवाचार, नवाचार ध्यान रखना, को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाया जाता है। यह नीति केवल अनुसंधान व विकास तक सीमित ना होकर, बल्कि इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा भी देना इस क्षेत्र में, साइंस की, रक्षा क्षेत्र में इसका प्रयोग करना, उद्योग क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी विज्ञान साइंस है, यानी इंस्टीट्यूट साइंस से रिलेटेड और इंडस्ट्री, इनको एक पेज पर लाना है। यहाँ पे जो भी खोज हो रही है वो इतनी व्यवहारिक हो जो इंडस्ट्री की जरूरतें हैं उसके हिसाब से हो। ठीक है। स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के साथ विज्ञान का एकीकरण है। ठीक है। आगे आते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियां भारत की। तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में। साइंस वाला जो भारत के उसमें था टेम्परामेंट भारतीयों में, तो कुछ ऐसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता में उन्होंने भाग लिया, जैसे पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम आप लोगों ने, जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा, उसने देखो स्वदेशी आंदोलन में थे, इन्होंने केमिकल फैक्ट्री लगाई थी, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना, पी चिदम्बरम पिल्लई। तो ऐसे वैज्ञानिक हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन में रहे हैं। तो इनका हमेशा जोर था। CSIR की स्थापना 1942 में ही हो गई थी, है ना, जो हम देखते हैं अभी पुरस्कार मिलता है शांति स्वरूप भटनागर, उन्होंने की थी। वैज्ञानिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार शांति स्वरूप के नाम से है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन जो हमारी पहली पॉलिसी आई वो आई वैज्ञानिक नीति संकल्प, साइंस पॉलिसी रिजोल्यूशन। अब ध्यान रखो, ये क्वेश्चन यहाँ से हिंदी में पूछा गया था कि सरकार जो अपनी नीतियां हैं वो किससे जारी करती हैं? अधिसूचना द्वारा, किस तो रिजोल्यूशन द्वारा जारी करती हैं, संकल्प द्वारा। 1958 में आइए, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, संसद में इन्होंने प्रस्तुत किया। हालांकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनका पूरा टेम्परामेंट ही साइंस वाला था। गांधी जी से इनके कई मामलों में विचार। आजकल देखो एक चीज मानो, हम लोग जो सुनते हैं उतना नहीं होता है। जो इस टाइम पर सरकार थी उस टाइम की स्थिति देखो ना हमारी क्या थी। हम जस्ट स्वतंत्र हुए हैं, कोई संसाधन नहीं, दंगे जरूर चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं क्योंकि बंटवारा हो रखा है, भुखमरी बहुत हद से ज़्यादा है। उस टाइम पर व्यक्ति इतने टेम्परामेंट दिखा रहा है, ये छोटी बात नहीं होती। ठीक है। तो इनका टेम्परामेंट गांधी, और सबसे बड़ी चीज़ है गांधी जी इतने स्टालवार्ड, इतने बड़ा चेहरा गांधी जी, उनका विरोध कोई भी व्यक्ति कर देता था कांग्रेस में, और जिसको सही नहीं लगता था कर देता था, कहीं फर्क नहीं पड़ता था। आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं है किसी बड़े नेता का उसके ही पार्टी के कोई नेता विरोध कर दें, बस ये एक डिफरेंस आया है। ठीक है। तो गांधी जी किसके समर्थक थे? कुटीर उद्योगों के, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनके, ग्रामीण विकास के, ग्राम पंचायतों से ही विकास जाए, शहरों के समर्थक नहीं थे। ये किसके थे? भारी उद्योगों के, नेहरू। शहरों के शहरीकरण के पक्षधर थे, है ना। तो अलग था, इन्होंने आगे चल के अपनाया। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी पता चलेगा इसी में। तो 1958 में एक पॉलिसी आ गई। अब अगर आप देखो कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है 1951 में शुरू हुई, पहली पंचवर्षीय योजना थी हैरड डोमर मॉडल, सबने पढ़ा होगा, कृषि आधारित, कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाना। लेकिन जो दूसरी आई 1956 के आसपास, 55-56, ठीक है, इसमें क्या था? ये पूरी आपकी किस में हो गई कि ये भारी उद्योग, पीसी महालनोबिस थे, महालनोबिस मॉडल भारी उद्योग आधारित हो गई, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे रहे नहीं, उनकी डेथ हो गई। अब कोई विरोध करने वाला भी नहीं है। पहली चीज, गांधी जी तो खैर पहली पंचवर्षीय में नहीं रहे थे, 1948 में डेथ हो गई थी उनकी 30 जनवरी। लेकिन भारी उद्योगों पर यहाँ पर बल दिया गया, IITs की स्थापना वगैरह ना, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में प्रस्तुत किया। इन्होंने बोला कि भारत
कि उस टाइम पे बहुत विकराल अवस्था थी। 90% लोग अशिक्षित थे, गरीबी भुखमरी, कोई साधन ही नहीं। और उस टाइम कोई पर्सन विज्ञान की बात कर रहा है और उसने बहुत काम किया। तो भूख, गरीबी, शिक्षा, संसाधनों की बर्बादी जैसी राष्ट्रीय समस्याओं को हल कर सकती है, ये इनका सोचना था। ठीक है, और इस पर काम शुरू हुआ। उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे? वैज्ञानिक संस्कृति का विकास करना, बुनियादी अनुसंधान करना, संस्थानों का निर्माण करना। तो आईआईटीज का निर्माण शुरू हुआ। सीएसआईआर मैंने बताया 1942 में ही स्थापना हुआ, हालांकि इसको और मजबूत किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई, आगे चल के फिर ये इसरो की स्थापना हो जाएगी, फिर आगे चल के अंतरिक्ष विभाग बाद में बनेगा, इसरो पहले हो जाएगी स्थापना। और मानव संसाधन विकास का मतलब क्या होता है? जो भी मनुष्य हैं, मनुष्य मीन्स बालकों को ही शिक्षा वगैरह दी जाए, स्वास्थ्य अच्छा कराया जाए और स्किल दी जाए, तो मानव संसाधन बन जाए। तो उद्देश्य और लक्ष्य रखे गए थे और इन पर काम हुआ और अच्छा खासा जो हमारी बुनियाद है, अगर आज की डेट में हम देखेंगे ना, 90% चीज़ें जो शुरुआत के 20 से 30 सालों में रख देंगे, उन्हीं को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। नया बहुत कम होगा, 10% ही नया है। जितने भी इंस्टीट्यूट देखो, आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स, जो भी है, कुछ नया एकदम क्रांतिकारी होता है ना, कि ये लेके आए 10 साल बाद ये बहुत बड़ा बनेगा, ऐसे देखो कहाँ है, ये सब पहले ही हो चुकी थी स्थापना। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूसरा, प्रौद्योगिकी नीति विवरण, ट्रेड पॉलिसी स्टेटमेंट, टीपीएस 1983। बहुत समय लग गया नई दूसरी जो नीति है स्टेटमेंट जारी करने में, 53 से 58 से 83। ठीक है, अब यह नीति क्या, अगर देखो 58 की बात करो तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। हालांकि जो अप्सफा कानून है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी स्पेशल पावर एक्ट, वो भी क्या था, 1958 में वो भी आया था। तो यह नीति, दूसरी वाली नीति क्या थी, मुख्य रूप से तकनीकी आत्मनिर्भरता पर केंद्रित। जो स्वदेशीकरण की बात हो रही है ना, वहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पर देखो, अब मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम, युवा वैज्ञानिक, लेकिन बहुत बड़ा, इनको लीडरशिप मिल गई थी। ठीक है, इनके हाथ में टीम लीडर थे और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ठीक है, इस पर वर्क शुरू हो गया था। जो आज जितनी भी हमारे पास गाइडेड मिसाइल सिस्टम है ना, जो हम बात करते हैं अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 ना, दुनिया को अग्नि 2 का या अग्नि 1 का तो ऐसा था कि पता चल गया था अमेरिका वगैरह को, यूएसए को, और उन्होंने इसकी परीक्षण से फ़ोन आ गया था रोक लगाने की। वो पीएम ने फ़ोन किया इनको, डॉक्टर कलाम को, एक और जो हमारे मेन कैबिनेट सेक्रेटरी थे। कैबिनेट सेक्रेटरी वो होता है जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस होता है, उसी के अंडर में फिर सारे आईएएस आ जाते हैं। तो उनको फ़ोन किया और उन्होंने फिर चीज़ें ऐसी कर दी कि अब तो वो उस चरण तक पहुंच गया कि रोका नहीं जा सकता। हालांकि ऐसा नहीं था। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, पृथ्वी 1 या पृथ्वी 2 का था, सर्च करके आप लोग देखना, है ना। तो बहुत हमारे इसमें रोड़े अटकाए गए, लेकिन फाइनली तो स्वदेशीकरण क्या होता है, टेक्नोलॉजी कहीं किसी और ने डेवलप कर ली, नया इनोवेशन किसी और ने किया, हमने क्या सीख के उसी आधार पर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। तो तकनीकी आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या रखे थे, स्वदेशी विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण करना और सामाजिक उत्थान। अब देखो, साइंस का लोग सोचते हैं इतना 10,000 करोड़ का ये खर्च हो रहा है, ये इतना खर्च हो रहा है, हम इतने गरीब देश हैं, समाज के लिए क्या है, गरीबों के लिए काम करना चाहिए क्या, सैटेलाइट। साइंस का बहुत बड़ा योगदान है भारत की गरीबी या शिक्षा दूर करने में। यहाँ तक कि जो खाद्य रूप से भी हम आत्मनिर्भर बने, उसमें भी साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जो जेनेटिकली तो छोड़ दो, जो नए बीज आए थे, हाई यील्डिंग वेराइटीज, है ना, वो सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर एमएस स्वामीनाथन थे। हालांकि मैक्सिको से हेल्प ली गई थी, बट इंडिया ने भी अपना बहुत सारा काम किया था, नए उर्वरक, नए खाद, ये सारी चीज़ें। तो साइंस का बहुत बड़ा योगदान है देश को आत्मनिर्भर बनाने में। ठीक, परिणाम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में वृद्धि हुई, अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश बढ़ा, दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश बढ़ा और प्रगति हुई। फिर तीसरा आया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003, साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी। अभी देखो, इनोवेशन अभी तक ऐड नहीं हुआ है, इनोवेशन आगे चल के ऐड होगा, अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही चल रहा है। इस टाइम पर देखो 2003 में क्या हुआ,
1990 के दशक में कंप्यूटर और इंटरनेट ठीक ठाक अपनी जगह बना चुका था, है ना। 2003 के आसपास तो मोबाइल भी आने शुरू हो गए थे, आ चुके थे आई थिंक, है ना। 2-4 लोगों के पास हुआ करते थे मोबाइल, तो मोबाइल भी आने लगा। अब यहाँ पर ज़रूरत थी जो आधुनिक विश्व है उसके साथ कोलैबोरेट करने की। तो आईटी के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि यही जीन वगैरह टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जीवों के जीन में, क्रियाओं में, प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना। नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। इनका उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या रखे गए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो R&D में जो निवेश है इसमें वृद्धि करना। अब देखो कितना महत्वाकांक्षी लोग हैं हम लोग। हमने लक्ष्य रखा जीडीपी के 2% तक ले जाने का लक्ष्य रखा। अभी भी हम 0.6 से 0.7 तक हैं। ध्यान रखो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं ना, जब हम देखते हैं कि पिछले से हम तुलना करते हैं कि पहले ये था, पहले हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। अगर 2000 के पहले देखें हमारे पास संसाधन नहीं थे। अब जिस गति से संसाधन बढ़ रहे हैं, पिछले 10 साल में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दोगुनी हो गई। और ये लोगों, यहाँ के लोग, यहाँ का जो कल्चर आ गया, जो नॉलेज आ गया, जो स्किल आ गई, वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कई गुना काम कर सकते हैं, लेकिन अब जहाँ पे मेन जगह काम होना है वहाँ अभी भी हम वहीं हैं, जबकि बहुत कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जीडीपी में वृद्धि का लक्ष्य रखा था हमने 2%, लेकिन जीडीपी कितनी बढ़ी? ये अभी भी 0.6 से 0.7 है, उस टाइम पे भी यही था। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या होता है कि जिसने, सपोज करो किसी ने कोई इनोवेशन आविष्कार किया, नई चीज़ खोजी, तो उसका पेटेंट हो जाता है। पेटेंट हो जाता है तो फिर दूसरा व्यक्ति वो सेम चीज़ नहीं बना सकता है। अगर उसे बनाना है तो उस व्यक्ति से लाइसेंस लेना होगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। भारत में क्या था, पहले लाइसेंस की बात होती थी प्रक्रिया की, कि सेम प्रक्रिया। अब सपोज करो साबुन बनाना है तो एक व्यक्ति साबुन बना लेगा, दूसरा भी बना सकता है, इसकी प्रक्रिया अलग होगी उसकी। लेकिन दुनिया भर में क्या चल रहा था, प्रोडक्ट का होता था पेटेंट। सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, किसी भी प्रक्रिया को अपनाओ। तो भारत को इन लोगों ने फिर मजबूर किया और भारत ने अपने जो कानून है उनमें वो करके परिवर्तन करके सेम कर दिया कि जो प्रोडक्ट है उस प्रकार से पेटेंट। तो अब जब भारत को पेटेंट, दुनिया भर के पेटेंट भारत यूज नहीं कर सकता था, तो भारत ने क्या बोला, हम अपने लोग रिसर्च करेंगे और हम भी क्या करेंगे, IPR वगैरह रजिस्टर कराएंगे। अकादमिक तथा औद्योगिक समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंस्टीट्यूशन है, IIT वगैरह हैं, उनका इंडस्ट्री से समन्वय होना चाहिए। पता चले IIT वगैरह वाले रिसर्च कर रहे हैं खगोल पर, विज्ञान पर, दुनिया भर की चीज़ें जिनका अभी उपयोग ही नहीं होना है। तो ऐसा रिसर्च होना चाहिए। जैसे कपड़े पर बात हो रही है, हमें चाहिए सियाचिन में पहनने के लिए कपड़ा, तो ऐसा कपड़ा हो जो हल्का हो, लाइट हो और ठंड भी ना लगे। तो क्या बोलेंगे, अकादमिक्स को बोलेंगे कि यहाँ पे रिसर्च करो इंडस्ट्री के हिसाब से, और फिर जो रिसर्च हुआ वो इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र होगा, है ना। जैसे अभी मैं बहुत वो बताता हूँ, इसरो ने बैटरी, जो हम अभी बैटरी जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है ना, हीलियम, है ना, हीलियम की बैटरी जो होती है वो लाइफ बहुत ज़्यादा होती है इनकी। और इसरो ने किस लिए ये बैटरी का उपयोग किया था? अपने सैटेलाइट के लिए, सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी। और अब इन्होंने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी उद्योगों को। इसलिए अब जितनी भी बैटरियाँ गाड़ियों में लग रही हैं, टेलीकॉम में लग रही हैं, सारी चीज़ें, जब 4G चल रहा था तो 4G का एक बहुत बड़ा पार्ट में था, जब 4G लग रहा था, जब आप लोगों तक नहीं आया था, यानी 2014-15 की बात कर रहा हूँ। तो मैं 4G वगैरह का समझो, 3G और 4G, इसका मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इस टाइम पर जो बैटरी यूज हो रही थी वो हम USA से मंगा रहे थे, और आज हमारे यहाँ सारी चीज़ें बन रही और वही क्वालिटी, वही सारी चीज़ें। तो आपदा प्रबंधन, अब देखो आपदा प्रबंधन भी जुड़ गया इनका उद्देश्य और लक्ष्य में, कि आपदा प्रबंधन भी करना है, पूर्वानुमान, कोई भी आपदा आ रही इसका पूर्वानुमान करना है, समाधान करना है, शमन करना है। फिर आगे चल के आई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। अब देखो यहाँ से आपका नवाचार जुड़ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनोवेशन कब जोड़ा गया? 2013 में। और ये काम क्यों हुआ? क्योंकि 2010 से 20 के दशक को भारत सरकार ने नवाचार का दशक घोषित किया था। इसका उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या रखा गया? तो नवाचार और समावेशी विकास। समावेशी वो होता है जिसमें सभी तबकों को, सभी वर्गों को शामिल करना, खासतौर से वंचित तबकों को, और उन तक उसका लाभ भी पहुंचे।
विकास में भी भागीदारी हो, लाभ भी उन तक पहुँचे। अब इसमें क्या था, लक्ष्य क्या रखे गए कि भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाना है, विश्व की शीर्ष 5 शक्तियों में स्थान दिलाना है, नवाचार आधारित समावेशिता, निजी भागीदारी बढ़ाना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और पीपीपी मॉडल भी इसी टाइम पर फिर आए थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कौशल विकास करना। फिर अगली नीति आई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, जिसे बोलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। ये क्या था, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण तथा भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए भारत को तैयार करना। इसमें इन्होंने क्या किया कि संवाद के लिए बहुत सारे ट्रैक बना दिए, 4 ट्रैक बना दिए कि 4 ट्रैक बनाएंगे, इन हिसाब से संवाद होगा और फिर हम नीतियां घोषित करेंगे। ट्रैक 1 में क्या था कि सार्वजनिक एवं विशेषज्ञ परामर्श लिया जाएगा। ट्रैक 2 में क्या था कि अलग अलग विषय के लिए, जैसे हम बात करें मेडिकल की तो मेडिकल समूह के विशेषज्ञ हो जाएंगे, कृषि की बात करें तो कृषि के विशेषज्ञ, तो विषयगत विशेषज्ञ समूह बनाए 21, और इन्होंने अपनी सिफारिशें दी, वो भी प्रूफ आधारित सिफारिशें दी। फिर ट्रैक 3 में मंत्रालय और राज्यों का परामर्श लेना, ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों का परामर्श लेना और राज्यों का। ट्रैक 4 में क्या था, शीर्ष स्तरीय संस्थागत जुड़ाव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं के बीच संवाद स्थापित करना। इनकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे पहला था ओपन साइंस फ्रेमवर्क, साइंस जो हो ना उस तक सबकी पहुंच हो। अब साइंस की पहुंच केवल किताबें नहीं है, ध्यान रखो, दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया रिसर्च होता है, इन रिसर्च को बड़े बड़े जर्नल्स में प्रकाशित किया जाता है। लैंसेंट, जैसे मेडिकल रिसर्च में है एक लैंसेंट नामक जर्नल, ये जर्नल हर किसी को अवेलेबल नहीं रहते, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो सरकार ने क्या किया, एक ऐसी लैब या पूल बना दिया जिसका आप साल में एक बार क्या करो, पेमेंट करो, और वो आप तक पहुंच जाएगा, दुनिया के बड़े बड़े जर्नल्स पब्लिकेशंस उसके अंदर होंगे। ये चीज़ अभी इस बार के बजट में की थी, पिछले वाले बजट। तो ज्ञान तक सभी की पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, प्रमुख रिसर्च और जर्नल्स तक पहुंच होनी चाहिए। लैंगिक समानता और विविधता, ठीक है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से भागीदारी। पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस चीज़ को देखोगे, हाल की न्यूज़ है, यूएसए फिर से WHO से बाहर निकल गया। भारत के पास, इसका आयुष का मतलब समझ लो पहले तो, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है, ये क्या हो गया, आयुष का मतलब है। इन सारे क्षेत्रों में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी में भारत बहुत सदियों से ज्ञान है, विरासत है, और बहुत सटीक काम भी करता है, ये भी ध्यान रखना। कई बार मेरे तो खुद के एक दो ऐसे जान पहचान के व्यक्ति हैं, एक पर्सन है जिनको ब्लड कैंसर था और एम्स में उनका इलाज वगैरह चला, यहाँ पे बोला कि आपको जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट करानी होगी। फाइनली उन्होंने होम्योपैथी का सहारा लिया, और अभी वो, उनकी जो स्थिति थी मतलब लगातार डाउन होती जा रही थी, और उस पिछले 1.5 साल से जो जैसे वो थे वैसे ही रुक गई, मीन्स सही, एकदम सही भी नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ से उनकी स्थिति खराब नहीं हुई, ये है। तो ये हमारा ज्ञान बहुत यूजफुल है, इसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, तो इसको जोड़ना। अब WHO की बात क्यों की, कि अगर WHO से इस ज्ञान को मान्यता मिल जाए, है ना, तो फिर सोचो दुनिया में ये चलेगा, और जब ये इलाज चलने लगेगा तो कितना हम कमाएंगे। ये दुनिया भर के देशों की ये साजिश होती है कि वो चीज़ें करते हैं जिनमें वो आगे हो ना, चाहे वो खराब हो, वो उन चीज़ों को कभी नहीं बढ़ाएंगे जो बहुत यूजफुल हो, लेकिन जिन्हें उन्हें लगता है कि इससे इस देश को फायदा होगा। सपोज करो जैसे थोरियम बेस्ड है, थोरियम भारत के पास बहुत है, परमाणु जो ईंधन होता है, और यूरेनियम या प्लूटोनियम नहीं है, ये मंगाना पड़ता है। थोरियम इतना है कि दुनिया का 40%, 25 से 40% केवल भारत के पास है, और इससे भी परमाणु ऊर्जा बन सकती है, और कई गुना ये मजबूत होता है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी अभी ऐसी नहीं आई कि डायरेक्ट थोरियम का यूज कर पाए, और दुनिया भर के देश इस पर रिसर्च भी नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कम है। अब हालांकि चीन का ये आया था, USA का भी आया था, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बट उस तरीके से नहीं, क्यों, क्योंकि इनको फायदा नहीं है ना। तो WHO ने एक रीजनल सेंटर मेडिसिन का भारत के भावनगर में खोला, भावनगर या जामनगर में, इसको क्लियर कर लें, जामनगर होगा शायद, ठीक है, खोला था 3-4 साल पहले। जो उसके अध्यक्ष थे वो आए थे, टेड्रोस अधानेम करके कुछ नाम है, ठीक है।
और अमेरिका बाहर हो रहा है इन चीज़ों से, क्योंकि अब उसको लग रहा है नया वो कुछ कर नहीं रहे, नया फ़ायदा नहीं। तो पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसका नाम है, एक बिल के तहत कानून बन गया ये। तो इसी के बारे में जान लेते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल आया 2023 में, 5 फरवरी 2024 से लागू हो गया, यानी कि राष्ट्रपति के साइन होकर लागू हो चुका है। क्या है इसका उद्देश्य कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सर्वोच्च वैज्ञानिक रणनीतिक निकाय है। वित्त इसके लिए क्या फंड का, तो 50,000 करोड़ की बात की गई कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें लगाएंगे। कैसे? 14,000 करोड़ सरकार और 76,000 करोड़ निजी क्षेत्र, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह इनका भी भला होना है, कोई भी नया इनोवेशन हुआ तो, और परोपकारी दान के माध्यम से 5 वर्षों में। फिर इसी के तहत एक मिशन शुरू किया गया, महा मिशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, ANRF। इसी के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत ही 4 प्रमुख मिशनों की पहचान की गई, 4 प्रमुख क्षेत्रों की, कि कौन से क्षेत्र हैं जहां अभी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक वाहन, फिर 2D इनोवेशन हब, फिर मेडटेक। मेडटेक क्या है? मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बहुत इसका रोल है। मेडिकल डिवाइसेस बनाना, बहुत महंगे महंगे आते हैं, मशीनें बनाना, एक्सरे मशीन, ये वो मशीन, फिर गोली दवाई, ये सब तो होना ही होना है। इसका बाद AI फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो यमुना एक्सप्रेस वे है वहाँ पर मेडिकल पार्क, लखनऊ में, इधर ललितपुर में भी बन रहा है मेडिकल पार्क। यमुना एक्सप्रेस वे में तो मेडिकल डिवाइस पार्क बना है, यानी मशीनें बनेंगी। फिर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन इंपॉर्टेंट है। क्वांटम क्या होता है वो समझ लो। नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? बाइनरी डिजिट 0 या 1 का प्रयोग करता है, या तो 0 का करेगा या 1 का, या लगा है, एक साथ दोनों का नहीं होगा। जो क्वांटम होता है वो क्यूबिट्स का प्रयोग करता है। क्यूबिट्स में एक साथ 0 1 का प्रयोग किया जा सकता है, ये है। तो इससे इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इसका इनक्रिप्शन, सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज अभी हो रहा है वो हो रहा है इनक्रिप्शन के लिए। इनक्रिप्शन क्या होता है? कि किसी भी चीज़ को कोई प्राइवेसी बनी रहे, कोई घुस ना पाए, उस चीज़ को पढ़ ना पाए। तो जो क्वांटम चीज़ें अभी इंडिया में अगर यूज हो रही तो वो इनक्रिप्शन के लिए ज़्यादा यूज। तो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू 6,003 करोड़ के बजट से, बजट इसलिए लिख दिया, बजट पूछते नहीं, इसलिए कि आपको इम्पोर्टेंस पता चले। लक्ष्य क्या रखा है? कि भारत को क्वांटम अनुसंधान में शीर्ष 6 देशों में शामिल किया जाए। 8 वर्षों के अंदर 50 से 1,000 फिजिकल क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना लक्ष्य था। 2,000 किलोमीटर तक क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करना था। फिर इंडिया AI मिशन, AI के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। 7 मार्च 2024 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ 10,372 करोड़ से। उद्देश्य क्या था? देश में एक मजबूत AI इकोसिस्टम तैयार करना और भारत को AI के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना। ये बैच की जानकारी है, अगर आप चाहते हो। बैच से याद आया कि इस बैच में 850 प्लस स्टूडेंट हो गए हैं। अगर बैच की बात करें तो चलो मैं चलता हूँ बैच पर ही। 906 स्टूडेंट हो चुके हैं, ठीक है। और आज कूपन दिया गया है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, कूपन का यूज कर सकता है। बैच में 2 सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट हो गए, साथ में स्कीम चल रही, स्कीम पर भी क्विज हो गई। जैसे टेस्ट हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट का, टेस्ट पूछा कैसा है, अच्छा था, बढ़िया था, ये सारी चीज़ें। फिर पूछा कि 2 सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लग रहा है तैयारी करने में। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, मतलब पहले से ज़्यादा, है ना। इसके बाद बढ़िया रहा, अच्छा रहा, जो भी सिली मिस्टेक है तो उनको समझ में आ रहा है कि सिली मिस्टेक है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एवरेज स्टूडेंट थे, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो रहा है। और ये अभी 2 सब्जेक्ट में हो गया। अभी तो देखो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपकी क्लास करके मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुई। ये यहाँ पर बैच चलने का मतलब ये होता है, ऐसे ही पढ़ते रहो, है ना। जैसे ही एक एक सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा आपका लेवल वो आता चला जाएगा। अभी हम वो सब्जेक्ट करा रहे हैं जो कहीं है नहीं, नॉर्मली पढ़ते नहीं हो। बाकी GS के सब्जेक्ट तो इतने आसान हो जाएंगे, इतनी स्मूथली चलेंगे वो, कि फिर तो लगेगा ही नहीं कि हाँ क्या है। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सारी क्लासेज
उनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। वैल्यू एडिशन क्लासेज भी आती हैं, जब आपकी एक बार सारी क्लास समाप्त हो जाती है तो फिर वो क्लास आती है जिसमें कुछ करंट अपडेट कराना है, कुछ और चीज़ें करानी है। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो होते ही जा रहे हैं, जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होता है उसका टेस्ट हो जा रहा है। डेली टास्क टारगेट प्रैक्टिस दी जाती है, फुल टेस्ट होते रहते हैं, रेगुलर ग्रुप कॉल वगैरह। पूरा माहौल ऐसा बना रहता है, एग्जाम तक बना रहेगा कि आप पढ़ते ही रहोगे। और वो लेवल आ जाता है कि जो यहाँ से बाहर का स्टूडेंट है वो तो टिकेगा ही नहीं। 10 से 15 क्वेश्चन तो उससे एक्स्ट्रा कभी भी सही करके आओगे। क्या करना है, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लॉगिन करने के बाद उसके अंदर स्टोर या ऑल कोर्सेस आएगा, दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर जाओगे, सारे कोर्स दिख जाएंगे, वहीं से परचेज कर लोगे। एप्लीकेशन पर ही बैच ओपन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। यूपीएसआई का बैच भी चल रहा है, ये भी बैच का जो 200 नंबर का पोर्शन है हिंदी और जीएस का, वो पूरी तरीके है, मूल विधि वगैरह सब कुछ है उसमें, कंप्लीट विद टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो आप सभी। आगे चलते हैं। अब इसमें एआई मिशन जो है आपका, इंडिया एआई मिशन, इसमें 7 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना था। ठीक, 7 प्रमुख क्षेत्र क्या है, पहले तो 2-3 ये लिख दिए, फिर से ये रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से देखो। पहला क्षेत्र है एआई कंप्यूट। इसमें हमने लक्ष्य रखा था कि 10,000 जीपीयू का कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना है, और हमने कितना कर लिया, 38,000 जीपीयू का। फिर एआई शब्दकोश, 20 क्षेत्रों के 3,000 से अधिक डेटा सेट और 243 एआई मॉडल तैयार करने थे। और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, भाषिनी का अगर नाम सुना होगा आपने, कई बार क्वेश्चन आया है, भाषिनी है ना, कई बार क्वेश्चन, तो वो भी इसी का ही एक पार्ट है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फाउंडेशन मॉडल, ये सारे क्षेत्र हैं। फ्यूचर स्किल्स, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई होनी चाहिए, और एआई की फाइनेंसिंग भी होनी चाहिए। एआई इम्पैक्ट समिट, एआई के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समिट यही होती है। पिछले साल फ्रांस में हुई थी, मोदी जी गए थे, इस बार इंडिया में फिर से है ना। तो फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे, फरवरी 2026 में है। और इसी टाइम पर फ्रांस के साथ राफेल की जो नई डील है वो भी साइन की जाएगी। फिर सेमीकंडक्टर मिशन, शुरुआत कब हुई, दिसंबर 2021 में शुरुआत हुई थी। 76,000 करोड़ की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, पीएलआई, उसके तहत हुई थी। और इंडिया में आज 6 क्या शायद ज़्यादा होगी, 10 के लगभग सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। तो इस क्षेत्र में भी हम बहुत आगे जाने वाले। सेमीकॉन इंडिया नामक एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ठीक है, 2024 में हुई थी। सितंबर 2025 में पहला स्वदेशी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर चिप है विक्रम, पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। अभी तक हमने ना चिप बनाई थी ना ही सेमीकंडक्टर बनाए थे। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं समझ लो पहले। सेमीकंडक्टर होते हैं आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये कई सारी आईसी लगती हैं तो वो बोलते हैं मदरबोर्ड, जैसे बोलते हैं वो बन जाता है, या जिसे चिप बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, वो ये विक्रम हमने लॉन्च किया। फिर भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में, जब अंतरिक्ष वाला हम पढ़ेंगे ना पोर्शन, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अंतरिक्ष है तो पूरा इसरो, पूरा अंतरिक्ष का प्रोग्राम देखेंगे। रक्षा वाले में पूरे प्रोग्राम देखेंगे जो जो है। तो इन स्पेस करके एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में बनाया गया है वो, बस केवल अभी इन स्पेस नाम जानो, जब हम अंतरिक्ष में आएंगे तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। IDEX, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, 2018 में शुरू किया गया। मिशन शक्ति, सब लोग वाकिफ होंगे, मोदी जी ने इसके लिए तो पूरा एक देश को नाम संबोधन जारी किया था। एक नोटबंदी की थी 2016 में, तो इन्होंने संबोधन किया था। फिर इसके लिए संबोधन तो लोग डर गए थे फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि हमने क्या है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि ऐसी मिसाइल हमने जनरेट कर लिए, बना लिए, जो सैटेलाइट को नष्ट कर सकती है कक्षा में जाके। फिर साइबर सुरक्षा, इसके लिए क्या चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। एआई, रोबोटिक्स और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में शोध करना। इसके स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन कुछ टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी है जो डिजिटल परामर्श देती है, डॉक्टर ऑनलाइन देख लेता है, ऑनलाइन परामर्श देते हैं। अब तो ऑनलाइन ऑपरेशन भी होने लगे हैं, रोबोटिक ऑपरेशन, रोबोटिक सर्जरी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च कर दिया, जिसमें क्या है, आपकी अभी आभा आईडी एक जनरेट होती है और सारा जितनी भी आपकी रिपोर्ट हैं सब डिजिटली आ जाती हैं। टीकाकरण तथा महामारी प्रबंधन,
ये सब डिजिटली हो रहा है। आधुनिक कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन दीदी का नाम तो सुना होगा ना। तो उर्वरक, कीटनाशक छिड़काव, मानचित्रण। अभी हम क्या जान रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का कहाँ प्रयोग हो रहा है। स्मार्ट सिंचाई और मौसम पूर्वानुमान में। फिर बैंकिंग तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था में यूपीआई, ई कॉमर्स वगैरह ये जान ही रहे हैं सब। शिक्षा तथा ई गवर्नेंस में पीएम ई विद्या करके एक योजना है, पोर्टल है। ये पोर्टल किसको समन्वित करता है? दीक्षा करके एक पोर्टल है और स्वयं प्रभा अलग में एक पोर्टल है, जैसे टीवी चैनलों के माध्यम से ये कराता है। और आधार, आधार तो आपको पता ही होगा, जनधन आधार मोबाइल, जैम, है ना। इसके तहत क्या है, बहुत सारा लीकेज हमने हटा दिया है, लोगों की एक पहचान बना दी डिजिटली, उनके डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे चले जाते हैं। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त हुई। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में जो वैदिक काल से हमारी क्या उपलब्धि रही अभी तक, हर एक क्षेत्र में हम देखेंगे। पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करो, जो आप आज पढ़ते हो 24 घंटे में उसका रिवीजन जरूर करो। और जैसे ही सारी चीज़ें, एक सब्जेक्ट होगा फिर टेस्ट होंगे, बीच बीच में भी कुछ ना कुछ सरप्राइजिंगली होता रहता है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो अपनी स्लिप भेजें, तभी जोड़ा जाएगा। स्लिप टेलीग्राम नंबर पर भेजना है 93 042 13 194 पर। ठीक है, इस नंबर को डायरेक्ट सर्च नहीं करना, पहले सेव कर लो मोबाइल में, फिर भेजोगे तो दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्लासेज हेल्पफुल लग रही हैं तो ज़रूर शेयर जरूर करें, जो भी पर्सन लेखपाल की तैयारी करना चाहता है उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।